नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। पुलिस सुधार आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है और पंजाब में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से अपील की गई है। इसी के साथ हरियाणा में एक सॉफ्टवेयर आरंभ किया गया है जिसके माध्यम से किसी भी विभाग में कार्य शीघ्र होंगे। इन सब की विस्तृत जानकारी के लिए सिटी हलचल देखते रहिए और सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे कि पुलिस सुधार आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस विभाग में कई सुधारों के सुझाव भी दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार को लेकर कहा गया है। पुलिस महकमे में कामकाज और जांच में सुधार के लिए 1 साल पहले पुलिस सुधार आयोग का गठन किया गया था। आयोग के रिटायर्ड आईजीपी केपी सिंह ने प्रशासक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के साथ उन्हें आधुनिक बनाने का भी सुझाव दिया गया है। केपी सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस के हथियार पुराने हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों को जब आधुनिक हथियारों की जरूरत है, साथ ही शहर में 5 नए थाने और एक साइबर सेल थाना बनाने की भी आवश्यकता है ताकि आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। थानों में आने वाले पीड़ित के साथ होने वाले बर्ताव को ठीक करने की बात भी कही गई है। वहीं थाने में आने वाले पीड़ितों को यह पता नहीं होता कि शिकायत किसे देनी है और किससे बात करनी है। ऐसे में हर थाने में अलग से रिसेप्शन बनाना चाहिए और बाकायदा एक कर्मचारी की ड्यूटी लगी होनी चाहिए ताकि पीड़ित को अपनी शिकायत दर्ज करवाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध, शहर में पॉइंट पर लगे कैमरों की जरूरत, इस पर भी जोर दिया गया है। पुलिस विभाग में समय समय पर भर्तियां और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करना और इन सब के अलावा केपी सिंह ने कहा है कि पुलिस बिल्डिंग में भी सुधार की आवश्यकता है। कांस्टेबल से लेकर डीएसपी के पद तक की प्रमोशन भी सीनियरिटी के हिसाब से जल्द होनी चाहिए और बीट बॉक्स में भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। लोग पुलिस से डरे नहीं, उन्हें अपना दोस्त समझे। हमने तकरीबन पुलिस के एस्पेक्ट्स टच किए हैं जिससे कि हम ओवरऑल इनकी जो इमेज है पुलिस की इम्प्रूव हो सके और इसको एक और बेटर फोर्स बनाया जाए। तो ये सब हमने सुझाव कमीशन ने दिए हैं इसके बारे में, जिसमें हमने रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है। जैसे रिक्रूटमेंट होती है कांस्टेबल और एएसआई के लेवल पर, उसमें हमने सुझाव दिए हैं। कुछ उसमें पेपर जो हैं रिटन टेस्ट है, उसमें पेपर्स हमने एप्टीट्यूड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन काफ़ी स्लो है इधर चंडीगढ़ पुलिस की। तो हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि जैसे कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल, उसमें हमने कहा है कि 70% अपनी हो क्या बोलते हैं बाई सीनियरिटी और 30% का रिटन टेस्ट के हिसाब से उनको प्रमोट किया जाए। और सिमिलरली हमने सुझाव दिया है कि जैसे इंस्पेक्टर से डीएसपी आते हैं, बनते हैं, वो 70% थ्रू प्रमोशन हो और 30% हम डायरेक्ट डीएसपी का एग्ज़ाम कंडक्ट करें। और उसी प्रकार जब हमारे जो डीएसपी चंडीगढ़ के हैं उनकी एंट्री आगमुड काडर में हो, सो दैट कि वो आने वाले टाइम में आईपीएस काडर में आ सकें। कुछ ये सुझाव हमने दिए हैं। और उसके बाद हमने सजेस्ट किया है, जैसे चंडीगढ़ में अभी 3 सब डिवीज़न है, तो हमने सजेस्ट किया है कि 3 की इंक्रीज़ करके 5 सब डिवीज़न की जाए। हमने साउथ को 2 में डिवाइड कर दिया है और ईस्ट को भी 2 में। और जैसे आजकल के हालात के मुताबिक जैसे साइबर है वो काफ़ी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्राइम होगा आने वाले टाइम में। इसके लिए हमने सजेस्ट किया है कि साइबर सेपरेट पुलिस स्टेशन हो, इकोनॉमिक ऑफेंस बैंक सेपरेट हो, एनडीपीएस का सेपरेट पुलिस स्टेशन हो, फिर ट्रैफिक का पुलिस स्टेशन सेपरेट होना चाहिए। ये सब ने सुझाव दिए हैं। उसके बाद हमने कुछ वेलफेयर मेजर्स के बारे में भी कोई बात की है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए गए हैं, वैक्सीनेशन की जा रही है, लेकिन कितने लाख लोगों को अब तक यह वैक्सीन लग चुकी है, कितने डोज लग चुके हैं, कितने लाख लोगों को ये पहली डोज लगी है और कितने लाख लोगों को दूसरी डोज लगी है, ऐसे कई सवाल हैं जिन पर सेक्टर 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी के नागपाल ने जवाब दिए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, लेकिन चंडीगढ़ में अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और कितने लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है, इसको लेकर खास बातचीत की सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर वीके नागपाल से। डॉक्टर वीके नागपाल ने बताया कि चंडीगढ़ में 11 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें से 8,06,000 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 3.5 लाख लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज भी लग चुकी है और यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा। और चंडीगढ़ में सभी लोगों को जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती। कोरोना को लेकर लोग अब जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी फेस्टिवल सीजन है और लोगों को अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी अवश्य बरतें। देखिए, चंडीगढ़ के अंदर आज की डेट में करीब 11 लाख लोगों को टीकाकरण हो चुका है यहाँ पर, जिसमें जो फर्स्ट डोज है वो करीब 8,06,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है और करीब 3.5 लाख लोगों को दूसरी डोज लगा दी जा चुकी है। देखिए, जब तक लोगों का 100% यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता तब तक लोगों को टीकाकरण का कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहेगा। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट डोज जो है हमारी यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोगों को, मुख्यतः सभी लोगों को पहली डोज ऐसे टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। सेकंड डोज में है उसका जैसे जैसे समय आता जा रहा है लोग अपना टीका लगवा रहे हैं यहाँ पर और लोगों में टीकाकरण के प्रति बहुत ही उत्साह है और लोग यहाँ पर लंबी देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग टीका लगवाना चाह रहे हैं। कि प्रशासनिक रूप से यहाँ पर मेडिकल के हिसाब से हमारी तैयारियाँ पूरी हैं थर्ड वेव से निपटने के लिए, लेकिन जब तक हमें जनता का यहाँ पर पूरा सहयोग नहीं मिलेगा हम यहाँ पर थर्ड वेव से लड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोविड का जो है कीड़ा जो है अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड दबा अवश्य है और कभी भी ये अपना विकराल रूप धारण कर सकता है। ये इसके लिए लोग जब तक सावधानी का प्रयोग नहीं करेंगे इसका कोविड का खतरा इसका बरकरार रहेगा। और फेस्टिवल सीजन में ख़ास तौर पर वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और मास्क का इस्तेमाल करना अत्यंत अनिवार्य है थर्ड वेव से बचने के लिए। और चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई समाजसेवी संगठनों के साथ मिलकर भी वैक्सीनेशन कैंपेनिंग चलाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसी के तहत सुखना लेक पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। इस कैंप के तहत अब तक 5,000 लोगों को वैक्सीन कोरोना की लग चुकी है और यहाँ पर जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनका कहना है कि अब उनका लक्ष्य 10,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का है। हेल्थ डिपार्टमेंट यूटी और करण गिल्होत्रा फाउंडेशन ने यूनाइटेड सिख और ASR फाउंडेशन के सहयोग से सुखना झील में टीकाकरण शिविर में 5,000 कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया। इस अवसर पर चिन्हित किए गए एक केक कटिंग समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल और जाने माने अभिनेता जिमी शेरगिल ने विशेष रूप से शिरकत की। फाउंडेशन के संस्थापक किरण गिल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुखना लेक वैक्सीनेशन सेंटर में एक महीने में 5,000 वैक्सीनेशन का काम पूरा किया गया है और इस महीने के लिए अब 10,000 का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर शाम 4 से 8 बजे तक निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा करण गिल्होत्रा फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है और यूनाइटेड सिख और ASR फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। फाउंडेशन में वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पर आने वालों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ वाटरप्रूफ शेल्टर कैनोपीज भी लगाए गए हैं। सलाहकार धर्मपाल ने इस अवसर पर बोलते हुए करण गिल्होत्रा फाउंडेशन को कोविड सेंटर और फिर वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने के जैसी पहलों के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चंडीगढ़ के अधिक से अधिक लोग सामाजिक कारणों से इस तरह की पहल के साथ आगे आएंगे। इस दौरान उन्होंने निवासियों से खुद को टीका लगवाने की भी अपील की है। जिमी शेरगिल ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि करीबी दोस्त करण गिल्होत्रा द्वारा यूटी प्रशासन और अन्य गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शिविर में पहुंचकर टीका लगवाने की अपील की। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और करनाल में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हरियाणा कांग्रेस मैदान में उतरी है। प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन में मांग की गई है कि सरकार पर कार्रवाई हो, सरकार के निर्णय जो गलत हैं उस पर कोई सवाल पूछे और यह ज्ञापन सौंपा गया है पंचकुला के उपायुक्त को। इस ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से गुहार लगाई गई है कि वह सरकार की ज्यादतियों पर अंकुश लगाए। पंचकुला में कांग्रेस पार्टी द्वारा 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज, महंगाई
भूमि अधिग्रहण कानून और अन्य मुद्दों को लेकर पंचकुला में प्रदर्शन किया गया। पंचकुला में कालका विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और अन्य कांग्रेस नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी मुद्दों को लेकर राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन पंचकुला उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई और महंगाई को लेकर सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया। पंचकुला से कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा आदेशानुसार कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उन्होंने बताया कि अधिग्रहण के नए कानून, महंगाई, किसानों पर हुए लाठीचार्ज, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और फैमिली पहचान पत्र को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार एसडीएम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री बहन शैलजा जी के निर्देशानुसार आज हम सभी साथी, जिसमें विधायक प्रदीप चौधरी जी भी अभी यहाँ से गए हैं, बाकी सभी साथी आप देख रहे हैं, हमने राज्यपाल के नाम मेमोरेंडम दिया है। जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ परिवार पहचान पत्र को लेकर और जो भूमि अधिग्रहण का जो नया इन्होंने बिल दिया, मेन मुद्दे तो हमारे ये थे। इसके अलावा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सभी को लेकर हमने ज्ञापन दिया राज्यपाल को। बिन मांगे आज तक इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में कभी बिना मांगे कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती किसानों पर 3 काले कृषि बिल लाकर थोपे जा रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी यही मांग करती है कि किसानों के साथ अत्याचार करना बंद करो और इन जो 3 विरोधी बिल हैं इनको वापस लिया जाए। किसानों की बात सुने, किसानों की मांग जायज़ है, किसानों के साथ बैठकर बात करे सरकार, अड़ियल रवैया ख़त्म करे। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की आज मांग है। हमारे काल की बात करते हैं, पंचकुला ज़िले की बात करते हैं, यहाँ किसान कितने जागरूक। अब जिस दिन करनाल में लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा होगा कहाँ कांग्रेस अपने आप किसानों में इतनी जागरूकता है कि लोगों में इतनी जागरूकता है, वहाँ कितने लोग, हज़ारों की संख्या में लोग कितने उस पर इकट्ठे हो गए वहाँ। ये कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है, लगातार किसानों की आवाज़ उठाती है, किसानों के इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी साथ है। पंजाब विश्वविद्यालय में कई दिनों से छात्र संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन है सीनेट चुनावों को लेकर और छात्रों की मांगों को लेकर। लेकिन इसी छात्र संगठन के धरना प्रदर्शन में एबीवीपी ने अपना समर्थन देने की बात की तो दोनों छात्र संगठनों में कहासुनी हो गई, धक्का मुक्की तक हो गई, हाथापाई तक बात पहुंच गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को सुलझा लिया गया। पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र संगठन आमने सामने हो गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। पंजाब विश्वविद्यालय में वीसी ऑफिस के बाहर हाथापाई होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने बीच बचाव किया और एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पंजाब विश्वविद्यालय में 2 घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दरअसल पंजाब विश्वविद्यालय में पिछले लंबे समय से पंजाब विश्वविद्यालय कैंपस को दोबारा खोलने और सीनेट इलेक्शन करवाने को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी के चलते स्टूडेंट्स की तरफ से पंजाब विश्वविद्यालय के वीसी ऑफिस के बाहर लगातार 20 दिनों से धरना दिया जा रहा है। इस धरने में कई छात्र संगठन पहले से ही शामिल हैं। वहीं वीरवार को जब इस धरने को ज्वाइन करने के लिए एबीवीपी आगे आई, पर जो अन्य छात्र संगठन पहले से ही धरने पर बैठे थे उनकी तरफ से उनका विरोध किया गया। इस पर छात्र संगठनों में आपस में कहासुनी होने लगी, तू मैं होने लगी। इन पर छात्र संगठनों ने विरोध करने का कारण पूछने पर उनका कहना था कि एबीवीपी बीजेपी और एसएस सपोर्ट स्टूडेंट्स बैंक है जो उनके धरने को सिर्फ खराब करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। वहीं एबीवीपी वालों का कहना था कि वह बाकायदा समर्थन में पहुंचे हैं, मेमोरेंडम लेकर यहां पहुंचे हैं, पर इसका विरोध करना गलत है। चंडीगढ़ के गांव दड़वा में लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं और मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया और इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि निगम हो या फिर प्रशासन हो, उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इस गांव की ओर अनदेखी का रुख अपनाया गया है। गांव दड़वा में स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत का विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन स्थानीय कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस पूर्व महासचिव एवं स्थानीय नेता आशीष गजनवी ने सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। पिछले 7
वर्षों में भाजपा ने हर वर्ग के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ चुनावी जुमला ही बनकर रह गया है। कॉलोनी सेल चेयरमैन मुकेश राय ने भाजपा के स्थानीय नेताओं को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि यहाँ के स्थानीय नेता लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। भाजपा शासित नगर निगम द्वारा तरह तरह के बेफिजूल टैक्स लगाकर लोगों पर थोपे गए हैं और इस टैक्स के माध्यम से सिर्फ भाजपा सरकार अपनी तिजोरी भर रही है। पूर्व सरपंच कुलवंत सिंह ने कहा कि आज भाजपा के राज में महंगाई चरम सीमा पर है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पर उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। पानी के बिलों में वृद्धि की जा रही है। गार्बेज के साथ चार्जेस आम जन को से वसूले जा रहे हैं, पर जनता को सुविधाएं देने के नाम पर शून्य है। उन्होंने कहा कि जनता अब सरकार के इन जन विरोधी नीतियों से परेशान आ चुकी है और आने वाले नगर निगम चुनावों में भाजपा का सत्ता से जनता उखाड़ फेंकेगी। कि सड़कों का, सीवरेज का, पानी के कनैक्शन का लै लो, बुरा हाल, महंगाई इतनी होगी, इसके बारे में हम ये प्रदर्शन किया है। मेन सब तो चीज़ है, होटल है यहाँ पे, SBI बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इस पानी रोड पे एक दो बच्चा भी हट गया था, तो सारा बुरा हाल, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, एक एक लख जितना पानी इकट्ठा हो जाता है, सारे लोगों के अंदरों में पानी बढ़ता है जी। सारे गांव का पानी इस साइड को आता है। हम प्रशासन को कई दफ़ा बोल चुके हैं कि इसका प्रॉपर तरीके से निकासी करो इसकी, या तो बड़ा पाइप डालो, जिस तरफ ढाल है उस तरफ को पानी उतारो, लेकिन कोई सोचता ही नहीं। जिस दिन की भाजपा सरकार रही है, मेरे ख्याल है सड़कों के जो बिल बनते हैं ना, कारपेट थोड़े टाकियाँ ला के चले जाते हैं, लेकिन कभी इन्हें प्रॉपर लुक नहीं डाली इस पर, सारी फिरनी पे गाँव में, किसी भी गाँव में नहीं डाली जी। बिल पास हो जाते हैं इनके अपने आप। पूर्वांचल के लोग भी, गरीब लोग भी, अमीर हर एक आदमी आते हैं, होटल भी है, बैंक भी है, सारा है। और ये सिस्टम देखें तो क्या बच्चे आते हैं, हाल यहीं पर है कि और भी है? पूरा चंडीगढ़ है ये, केवल डड़ुआ नहीं, विकास नगर, मौली जागरा, मनी माजरा, हेलो माजरा, हरी राम दरबार, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन अब हम लोग शुरुआत ये की है कि जहाँ जहाँ ऐसा है, कम से कम अपने बचाव के लिए, बच्चों को बचाव के लिए, कोई भी स्कूटर स्लिप कर गया, कोई वाइफ लेके जा रहा है, कोई बच्चे को लेके जा रहा है, बैंक में लोग आना ही है, होटल है बगल में, दो सारे बैंक है, ATM है, लोग आते हैं, बुरा हाल है यहाँ। आज जो टूटी हुई सड़कें जो भाजपा शासित राज्य में आज आम जनता को परेशान कर रही है, उस गड्ढों को, उस टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत करने के लिए हमारे कांग्रेस के स्थानीय नेता द्वारा आज ये हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया है और सरकार को उनकी जिम्मेदारी बताते हुए हमने ये काम किया है कि जो सरकार के काम है वो विपक्ष कर रहा है और आम जनता को इनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, इनकी जो नीति है और जो इनकी नीयत है, वो हम लोग इनको आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आज हमने ये जो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है और हम जो है सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आने वाले नगर निगम चुनाव में जो है जनता है वो इन लोगों को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने वाली है और ये सत्ता से जाने वाले, तभी ये इस टाइम हर वर्ग के क्षेत्र के लोगों को इग्नोर कर रही है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। हरियाणा सरकार के कई विभागों में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब इन विभागों में कोई भी काम कराने के लिए व्यक्ति आते हैं तो उनका काम अधिकारियों या कर्मचारियों को एक तय सीमा के भीतर करना होगा और यदि यह काम नहीं करते तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को चंडीगढ़ में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो सेवाएं अभी ऑनलाइन नहीं हैं उन्हें भी शीघ्र ही ऑनलाइन किया जाए ताकि लोगों के काम जल्द से जल्द हो सकें। लॉन्च के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपील लेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहाँ भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास चला जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय सीमा के भीतर हो सकेंगे। अधिकारी या कर्मचारी अब ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे और उन्हें लोगों के काम समय पर ही करने होंगे। ऐसा ना करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 546 सेवाएं दी जा रही हैं। देखिए, जनता को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो
जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं, सिस्टम्स की उलझने होती हैं। अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके, कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टी.सी. गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए ठीक, नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन ख़त्म होते ही वो अपील फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए। और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है, या सेकंड अपील में भेजना है, या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑटो अपील का सिस्टम बनाया गया है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको आस कहा है। हमने ये कहा कि जनता की आस तो है, लेकिन वो चाहते ही है कि ये अमल में भी आए, असल में भी आए। तो आस, अमल और असल इसमें आए, इस सिस्टम का नाम दोबारा से आस। तो इसलिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज लिया गया है। अब जनता को इसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंटल जितनी भी एक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, उस चेक लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट सारे जमा कराना, टाइम पीरियड के अंदर जो नोडल अधिकारी है वो उसकी सर्विस देगा, नहीं देगा तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर कहीं अधिकारी लगातार इसमें उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें से अच्छे अधिकारी भी आएंगे जो हर अपने काम को समय से पहले करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा करते हैं, उनको उसमें रिवार्ड भी दिया जाएगा। गणेश चतुर्थी लेकर तैयारियां की जा रही हैं शहर भर में। सेक्टर 31 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में कई कलाकारों द्वारा गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं और यह सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और यह गणेश उत्सव 31 सितंबर तक चलेगा, जिसको लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 47 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति बनाने का काम शुरू हो चुका है और मूर्तिकार दिन रात गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने में लगे हैं। इसको लेकर मूर्तिकारों से बातचीत की गई तो विशेष तौर पर बंगाल से यहाँ पर वह मूर्ति बनाने पहुंचे हुए हैं, जिनका कहना है कि पिछली बार भी कोरोना की मार के कारण लोग गणेश उत्सव में भाग लेने नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि वह जो मूर्ति बना रहे हैं इसके लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू से लोग डिमांड कर रहे हैं और यह सब मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं, जिससे वातावरण का ख्याल रखा जा सकेगा। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनका काम अच्छा चल निकलेगा। राजू जी, ये गणेश जी की मूर्तियाँ जितनी भी हैं आपके द्वारा तैयार की गई हैं, किस तरह से तैयार करते हैं? अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि मुझे इस तरह की मूर्ति डिजाइन करनी है? और दिमाग में जो जैसा बोलते हैं वैसे जो जैसा बोलते हैं वैसे बनाते हैं। किस तरह से आप मूर्ति डिजाइन करते हैं? दिमाग में क्या होता है कि मुझे इस तरह की मूर्ति डिजाइन करनी है? डिजाइन क्या बना, जो जैसा फोटो देता है वैसे अपना मन से कोई डिजाइन अच्छा बनाता हूँ, जो अपने मन में आता है वही बनाता हूँ। इस वक्त कितनी मूर्तियाँ आपने जो हैं अपने हाथों से तैयार की हैं? 250 जो अपने हाथों से तैयार? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल। अच्छा, पिछली बार से अपेक्षा इस बार जो है ग्राहक ज़्यादा है या कम? बराबर है। पिछली बार से जी थोड़ा अभी ज़्यादा है। पिछली बार अगर 50% था तो इस बार 70% है, पर पूरा तरह से खुला नहीं है। कहाँ से ऑर्डर जो है इस बार गणेश जी की मूर्ति के? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल से भी है, जम्मू भी गया है। अभी आज ही हुआ है 2 ऑर्डर जम्मू के लिए। ये बड़ी से बड़ी होगी, अब हमारे पास है 12 फुट की है एक गणेश जी की मूर्ति, और छोटी से छोटी होगी हमारे पास 10 इंच की होगी बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो किस तरह की मूर्तियाँ आप बना रहे हैं जो पानी के अंदर घुल जाएं? सर, हमारे यहाँ पे सारी इको फ्रेंडली है, तो पर्यावरण को देख के ही बनाया गया है, और ये डिज़ोल्व हो जाती है। हर चीज़ जो भी मटेरियल इसमें यूज़ होता है हमारी मूर्ति में, वो सारा डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए यहाँ से ज़्यादातर ग्राहक जो हमारे यहीं से लेने आते हैं, परमानेंट है हमारे।
अच्छा, जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो भी वो सब सर सब इको फ्रेंडली है, हर चीज़ जो जिससे मूर्ति बनती है। पंजाब कांग्रेस द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसके माध्यम से 18 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया था। इन 18 सूत्रीय कार्यक्रमों पर काम करने के लिए पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी ने 18 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था जिस पर कमेटी काम करना चाहती थी। इसमें से बेरोजगारी मुद्दा एक अहम है। हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सख्त निर्णय सुनाया है, इसलिए कमेटी चाहती है कि मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया गया है कि इस मामले में यथासंभव काम किया जाए। वहीं दूसरा मामला 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे पहले से ही प्रोएक्टिव हैं और इन कानूनों को निरस्त किया गया है और इन अन्य राज्यों में पंजाब को फॉलो किया है। पंजाब से के पास ये जानने के लिए आया था कि हमने 3 मेंबर्स कमेटी ने और EICC ने उनको एक 18 सूत्री 18 पॉइंट्स दिए थे जिन पर हम लोग एक्शन चाहते थे, जिनमें से एक इशू जिसको पंजाब बरगाड़ी इशू के रूप में जानता है, क्योंकि वो एक हाईली सेंसिटिव लीगल इशू है और माननीय हाईकोर्ट उसमें पहले ही कुछ ऐसी बात कह चुका है जिससे मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक डिस्कोर्स के जरिए उस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने माननीय चीफ मिनिस्टर से आग्रह किया कि वो अपने समझ से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लोग हैं उनसे जो यथासंभव जो संभव कानूनी तरीके से संभव एक्शन है उसको इनिशिएट करवाएं और उसमें बहुत सारा एक्शन इनिशिएट जो कृषि कानून है भारत सरकार ने बनाए हैं उनको निरस्त किया जाए। क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रश्न है, इसमें राज्य सरकार की क्या सीमा है और संविधान क्या कहता है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। मगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो और उनकी गवर्नमेंट पहले भी प्रोएक्टिव रहे हैं और उन्होंने 3 कानूनी पास नहीं करवाए, बल्कि उन कानूनों को लेकर के यथासंभव राजनीतिक दबाव भी बनाया। और ये भी एक तथ्य है कि देश भर में जितनी भी सरकारें आई हैं उन सरकारों ने पंजाब के कानूनों को बनाए हुए विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को आधार बना करके जो है आपने वहाँ भी कानून बनाए हैं जिससे किसानों के पक्ष में देश दिखाई दे, वातावरण दिखाई दे। क्योंकि गवर्नर बैठे रह गए, उनके आकाओं ने उनसे कहा नहीं इन कानून इस पर बैठे रहो, कुछ इसको भेजना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि वो फिर से गवर्नर से मिलें और इसमें क्या संभव हो सकता है जिससे हम प्रेशर भी क्रिएट करें और किसानों को ये भरोसा दें कि हम सब लोग, सारा देश उनके साथ खड़ा है, तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं। ड्रग्स के मामले पर पंजाब सरकार ने काफ़ी काम किया है, परंतु एक आदमी जिसका मामला हाई कोर्ट में है उसकी वजह से वह बच जाता है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट में इस मुद्दे को भी प्रिस्यू करें ड्रग्स को लेकर के। और मैंने जानकारी दी है, जो तथ्य मेरे सामने आए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं
ये शो करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने इस दिशा में बहुत एग्जाम्पलरी वर्क किया, मगर एक व्यक्ति जो किसी तरीके से हाई कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न है, उसके आड़ में एक्शन से बच जा रहा है, तो हमने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के सम्मुख हम अपनी बात को रखें और ताकि ड्रग्स के खिलाफ जो पंजाब की लड़ाई है वो एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच सके और जिसको सारा पंजाब ड्रग माफिया के रूप में जानता है उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ये थी कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।